हेलो एवरीवन। जोहार झारखंड। द ट्यूटर्स टर्मिनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं जेएसएससी जेई के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, यहाँ पे हमने बात किया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पढ़ा। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, उसके बाद हमने लेंज लॉ के भी बारे में जाना था उस लेक्चर में, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कहने का मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के लेक्चर से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है। तो आप ये मान के चलें कि 1 से 2 क्वेश्चन के चांसेस यहाँ पे श्योर शॉट बनते हैं कि आपके एग्जाम में रहेंगे। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो एक एक 2-2 क्वेश्चन को हमें पकड़ना होगा अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर है क्या, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जो मेन कंसर्न होगा वो होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, है ना। क्योंकि इससे पहले तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 था, है ना। तो वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन और बेसिक लॉज हमने पढ़ा। और ये इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया सो दैट हम वहां पे बात कर चुके हैं, और वहां पे हमने डिटेल में आपसे बात की है कि ये हम बेसिक लॉ या फिर हम कंस्ट्रक्शन को पहले क्यों देख रहे। एक तो सिलेबस में दिया ही हुआ है, ऊपर से आगे के जितने भी लेक्चर हैं उसको समझने में आपको बहुत ही आसान, या फिर कह ले कि बहुत ही आपको आसानी होगी उसको समझने में। सो इट्स वेरी इजी, है ना। अगर आप में से किसी ने जो हमारा लेक्चर 1, 2 या 3 जो अगर मिस किया हो, तो बेहतर है कि आप उसको भी जरूर जाके देखें। और आपका जो है उन वीडियोस का जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर क्लिक करके डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि डीसी जनरेटर, तो सबसे पहला हम डीसी जनरेटर जो नाम है वो हम जब सुनते हैं तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, 2 चीजें यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक हमारा डीसी और दूसरा जनरेटर, ठीक है। 2 शब्द है डीसी जनरेटर। तो बेसिकली देखिए डीसी क्या है, डीसी हमारा पावर है ना। इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स और इट इज अ टाइप ऑफ पावर। सो बेसिकली हमारे पास कितने तरह के जो है टाइप्स ऑफ पावर सोर्स है, एसी एंड डीसी, डीसी एंड एसी। सो यहाँ पे हम किस तरह की सोर्स की बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरा पार्ट आता है जनरेटर। यहाँ पे देखो जनरेटर शब्द का ही मतलब आप समझ सकते हो कि जनरेटर मतलब कि एनीथिंग विच इज जेनरेटिंग, विच इज जेनरेटिंग, क्या कर रहा है, जेनरेटिंग कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा चीज है या कोई एक ऐसी मशीन है या डिवाइस है जो जेनरेटिंग, क्या जनरेट कर रहा है, डीसी। क्या जनरेट कर रहा है, डीसी पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब कैसे कर रहा है ना। तो हम इसको कंप्लीटली एक डेफिनेशन के थ्रू अगर हम यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें डीसी जनरेटर को, तो हम क्या बोल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि अ डीसी जनरेटर इज अ डायनामिक मशीन। अ डीसी जनरेटर इज अ डायनामिक मशीन। आई थिंक आपको पता होगा कि डायनामिक का मतलब क्या है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। डायनामिक का मतलब यहाँ पे है रोटेटिंग। क्या है डायनामिक का मतलब, रोटेटिंग। डायनामिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेटिंग मशीन को। सो हमें एक और भी चीज पता चल गई कि डीसी जनरेटर, हमने यहाँ पे एक जो हमने टर्म क्या समझा कि डीसी जनरेटर है मतलब कि एक ऐसी मशीन है या कोई ऐसा डिवाइस जो कि डीसी पावर को जनरेट कर रहा है। तो एक तो हो गया कि कौन सा, डीसी पावर को। दूसरा हम यहाँ पे बात किए कि डीसी जनरेटर इज अ डायनामिक मशीन, है ना। तो क्या है, एक तरह का ये एक तरह से डायनामिक मशीन है, ठीक है। डायनामिक मतलब डायनामिक यहाँ पे मशीन भी हम लिख सकते हैं, इट इज अ डायनामिक मशीन। अब मशीन तो है लेकिन कर क्या रहा है, इन विच मैकेनिकल एनर्जी
in which mechanical energy, sorry, एक मिनट, ठीक है, in which mechanical energy is converted to electrical energy, is converted to electrical energy, electrical, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसा है, डीसी पावर, कैसा है, डीसी पावर है। तो आइए हम एक साथ इसको पढ़ सकते हैं कि अ डीसी जनरेटर इज अ डायनामिक मशीन दैट इज रोटेटिंग मशीन। अगर हम रोटेटिंग मशीन कह रहे हैं मतलब इसमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं जो भी यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड जो है इनटू, या कन्वर्टेड इनटू बोल सकते हैं, कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो एक तरह से एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। सो कौन से एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वी कैन राइट हेयर द मैकेनिकल एनर्जी, ओके, किसको कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। सो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पे कन्वर्टेड हो रहा है वो कैसा है, वो हमारा जो आउटपुट जिसकी बोल सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी डिवाइस को हम लोग अगर जानते हैं या किसी भी मशीन को, तो बेसिकली उसके आउटपुट से हमें, चूंकि हम एप्लीकेशन के बेस्ड पे हम उसको समझते हैं या फिर उसके नेम को जस्टिफाई करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आउटपुट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल है, आपने देख लिया, और इलेक्ट्रिकल पावर है मतलब यूनिडायरेक्शनल, है ना, और कैसा है, डीसी है, तो डीसी मतलब ये आपका यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है, कैसा है, यूनि डायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो है, यहाँ पे इनपुट आप देख रहे हो तो मैकेनिकल, मैकेनिकल में कैसा है, मैकेनिकल में मोशन है ना, रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल में कैसा मोशन है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम रोटेट करेंगे मतलब रोटेटिंग के रोटेशन के थ्रू हम यहाँ पे मोशन दे रहे हैं, जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में फीड हो रहा है। और ये आपका जो है डीसी, यहाँ पे समझ लो कि ये डीसी जनरेटर है, और वो डीसी जनरेटर कर क्या रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में जो कन्वर्ट कर रहा है उस इनपुट को, और जो आउटपुट है वो क्या है, हमारा डीसी पावर है ना, जो कि यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट, है ना, it is the product of unidirectional voltage and current. That means this DC power is represented or expressed as the unidirectional voltage and unidirectional current, and if this is supplied for some time, yeah, a period of time, then it is called energy, then it is called energy, okay. That's all. So आइए हम अब देखते हैं जो हमारा आज के लेक्चर का जो मेन जो कंसर्न है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में अंत तक आप बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, या फिर आप प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। अगर आप हिंदी में इसको बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल यहाँ पे जो है, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या बता रहा है, सिद्धांत को बता रहा है ना। तो बेसिकली वो वर्किंग हमारा होगा कैसे, क्या उसका फॉर्मेट होगा, क्या उसका अरेंजमेंट होगा, और किस तरह से वो हमें आउटपुट देने वाला है, कैसे एक डीसी जनरेटर एक मैकेनिकल इनपुट को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करने वाला है ना। तो सबसे पहले तो हम उस प्रिंसिपल का नाम जानना चाहेंगे,
है ना। और ये अपने आप में एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, ऑफ डीसी जनरेटर, या फिर हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फॉर डीसी जनरेटर। सो द क्वेश्चन जो भी यहाँ पे अराइज हुए हैं उस सब के सारे के आंसर आपको अगले लाइन में मिलने जा रहे हैं, और वो है इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इट वर्क्स या फिर आप लिख सकते हैं इट वर्क्स और ऑपरेट, ओके, इट वर्क्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित, है ना। बेस्ड ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है, आधारित है, बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए क्लियरिटी से अगर इस स्टेटमेंट को एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखो कि इट वर्क्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमारा डीसी जनरेटर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो किस पे आधारित है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे आपको एक और दो चीजें समझना है, एक तो ये लॉ किसने दिया, फैराडे ने दिया। दूसरा है अगर आप सचमुच इसके प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब डीसी जनरेटर जो वर्क कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल दिया किसने है, फैराडेज ने। और उस प्रिंसिपल पे उन्होंने कितने दो लॉ जो है वो दिए हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। जहां तक हम बात करें फर्स्ट लॉ की तो वो हमें बताता है कि कैसे हमारा जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और दूसरा लॉ है वहीं पे बताता है हमें कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अगर आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या उसको आप समझना चाहते हैं तो आप इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डेमोन्स्ट्रेट करते हुए फैराडे लॉ और लेंज लॉ के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हमारा जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटर का आउटपुट क्या है ना। तो आउटपुट एक ईएमएफ है। डीसी जनरेटर क्या करता है, ईएमएफ जो है जनरेट होता है, ठीक है। तो ईएमएफ यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डायनामिकली हो रहा है। ईएमएफ जनरेटेड बाय डीसी जनरेटर, है ना, इज क्लासिफाइड, इज उसको एक तरह से कैसे वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड एज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहने का मतलब डीसी जनरेटर का जो आउटपुट एक ईएमएफ के तौर पे है वो किस तरह का ईएमएफ है, एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि उस ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए हमारा बेसिक जो है रिक्वायरमेंट, है ना, एक तरह से कह लें कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। सो इसके लिए इस डायनामिकली इंड्यूस्ड जो हमारा है ना, इंड्यूस्ड क्या है, ईएमएफ, इसके लिए हम क्या देखने वाले, रिक्वायरमेंट। तो क्या देखने वाले, रिक्वायरमेंट, ओके। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट हमारा जो रहा है इस डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि डीसी जनरेटर में हो रहा है। तो सबसे पहले एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
दूसरा हमें एक कंडक्टर, क्या चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए। ओके, और तीसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, है ना, वो होगा कि एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर के बीच में जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन हमें क्रिएट करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडक्टर जो है वो मूव करना पड़ेगा, है ना, कंडक्टर, द कंडक्टर टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक। अब देखिए यहाँ पे हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करेंगे। हमने क्या बोला कि हमारा डीसी जनरेटर एक मशीन है जो कि मैकेनिकल इनपुट लेगा और इलेक्ट्रिकल डीसी पावर के फॉर्म में आउटपुट देगा। और ये कैसे करेगा, ये कन्वर्जन, उसका बेस्ड जो है वो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर उन्हें बताया। और ये भी बताया, ये भी हमें पता चला कि जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये क्या है, डायनामिकली है। तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे इस ईएमएफ को जो है जनरेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। उसमें से पहला हमारा है जो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम कैसे गेन कर सकते हैं, तो आपको भी पता है कि हम मैग्नेट जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें दो तरीके से मिल सकता है। एक तो हमारा परमानेंट मैग्नेट है ना, परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। हम सब ने जो है क्लास 10 या उससे पहले भी हमने इसके बारे में जरूर पढ़ा है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो हमारा क्या होगा, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके अलावा भी हम जो है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे हम पा सकते हैं स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड में जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और उसके पोल या उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया, वहां जाके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। दूसरा है कंडक्टर। तो कंडक्टर के तौर पे यहाँ पे हमारा जो है वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, या फिर यूं कह लें वाइंडिंग। चूंकि एक कंडक्टर में उतने अमाउंट में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, है ना, तो हमें एक तरह से जो आउटपुट चाहिए होगा, एक मेजरेबल आउटपुट, वो नहीं मिलने वाला। सो हम क्या करेंगे, उसको कंडक्टर को इन द फॉर्म ऑफ कॉइल या वाइंडिंग हम यूज करेंगे, जिस जनरली हम लोग कॉपर का वाइंडिंग यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की भी वाइंडिंग यूज की जाती है। और थर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप देख सकते हो, वो है कि कंडक्टर टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। आखिर ऐसा क्यों है, कंडक्टर को हमें क्यों मूव कराना है? चूंकि यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्टडी है, तो आपको पता है कि अगर हमें डायनामिकली अगर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें रिलेटिव मोशन वहां पे क्रिएट करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टडी है, तो यहाँ पे एक ही केस बचता है कि हमें कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसा है, जो है वो टाइम इनवेरिंग है ना। तो टाइम इनवेरिंग है, तो यहाँ पे कंडक्टर मूव करेगा। अब सवाल उठता है कि इस कंडक्टर को हम मूव कैसे कराएंगे। सो इट रिक्वायर्ड मैकेनिकल अरेंजमेंट, है ना, रिक्वायर्ड मैकेनिकल अरेंजमेंट, है ना। ये क्या हो सकता है, इट मे बी अ प्राइम मूवर, है ना, प्राइम मूवर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर जो है वो फैराडे ने इसके वर्किंग प्रिंसिपल का जो है वो लॉ दिया। और क्या है लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
है ना। और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसा है, इसका नेचर है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सवाल उठता है कि ये ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होगा कैसे, है ना। तो हम इसके लिए यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ तीन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट होगा किसी भी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि आपका डीसी जनरेटर पे भी अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पहला हमने देखा कि स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड हमारा, जो कि हम कैसे गेन कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से भी, है ना। अब कहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, ये तो हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे होगी, वो कैपेसिटी के आधार पे होगी, वो रेटिंग के आधार पे तय की जाएगी। दूसरा हमारा है कंडक्टर, और कंडक्टर बेसिकली हम लोग एल्युमिनियम या फिर कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं, अच्छा एक अच्छे कंडक्टर के तौर पे यूज होता है, लेकिन वो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर नहीं ना यूज होके इन द फॉर्म ऑफ कॉइल या वाइंडिंग के तौर पे यूज होती है, ठीक है। तीसरा जो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट पे मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि वो है कि दोनों, चूंकि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए, है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है टाइम इनवेरिंग है, सो यहाँ पे कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज को मूव करना है ना, तो वहाँ कंडक्टर को मूव कहाँ करना है, मैग्नेटिक फील्ड में, सो दैट जो है कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो वो उसको कट करेगा, और उसके कारण से हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इफ देयर जो है कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओके। और जो इसकी मैग्नीट्यूड होगा वो फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो इस जो कंडक्टर को मूव करना है सो दैट फ्लक्स कट हो सके और फ्लक्स में चेंज हो, है ना, और उसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस, उसके लिए हमें चाहिए रिक्वायर्ड मैकेनिकल अरेंजमेंट, और वो मैकेनिकल अरेंजमेंट आपका क्या हो सकता है, प्राइम मूवर हो सकता है। मतलब हमें उस कंडक्टर को क्या करना होगा, किसी भी एक्सिस में अदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें क्या होगा, उसको रोटेट करना होगा, ओके। आइए अब हम देखेंगे एक जो है सिंगल कॉइल के थ्रू हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे जो हमारा हम रोटेट करेंगे जो कॉइल कंडक्टर है, और कैसे हमें आउटपुट जो है करंट मिलेगी किसी सर्किट में, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और यहाँ पे ये फील्ड मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट के दो पोल हैं, और यहाँ पे आपको जो है एक कॉइल, एक सिंगल टर्न कॉइल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये देखिए, ये सिंगल टर्न जो आर्मेचर कॉइल यहाँ पे जो रिप्रेजेंट की गई है वो दिख रहा है, और यहाँ पे एक्सल को नहीं दिखाया गया है, बट रोटेशन जो हमारा है वो क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे रोटेशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि घड़ी के डायरेक्शन में ये रोटेशन है, ये रोटेशन जो हमारा क्या है, घड़ी के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये हमारा फील्ड मैग्नेट है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है, और इसके एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, जो कि यहाँ स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगा। और दूसरा आपने यहाँ पे कॉइल की बात की, जो हम कंडक्टर की बात कर रहे थे बेसिकली, और ये कॉइल यहाँ पे देखो S1 S2 करके जो है, ये आपका जो है यहाँ पे कम्यूटेटर है, और ये कम्यूटेटर का क्या काम है, हमने जो इसके पार्ट्स है, जो मैग्नेट के डिफरेंट पार्ट्स है, अगर आप एक एक पार्ट्स का, चाहे वो स्टेटर पार्ट से बिलोंग करता हो या फिर रोटर पार्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड या फिर किसी भी पार्ट से बिलोंग करता, उसके कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीज़ों को मैंने जो है लेक्चर नंबर 1 जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ। तो वहाँ पे जाकर आप डिटेल से समझ सकते हैं हर एक पार्ट्स के बारे में, वो कि उसका क्या पर्पस है और किस चीज़ों से वो बना हुआ है। तो आइए हम देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर का क्या काम है कि यहाँ पे जो हमारा जनरेटेड हमारा जो ईएमएफ होगा वो एसी के फॉर्म में, कैसा होगा, एसी के फॉर्म में, और ये क्या कर रहा है, उसको डीसी आउटपुट मुझे देगा, मतलब एक तरह से रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर के तौर पे यहाँ काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो B1 B2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली क्या है, ब्रश है ना। ये क्या है, B1 और B2 यहाँ पे ब्रशेस है, ये आपका जो है शाफ्ट है, जिससे हम लोग बेसिकली प्राइम मूवर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इस कॉइल को वो रोटेट करता हो,
ठीक है। और यहाँ पे कार्बन ब्रश के थ्रू एक सर्किट कनेक्टेड है, एक लोड है जो कि आर रेजिस्टेंस लोड है, और ये सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, सो दैट जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो है करंट, जो हमारे ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके कारण से क्लोज लूप में हमारा करंट फ्लो करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक डायरेक्शन देखो करंट का दिखा हुआ है इस पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन में यहाँ पे हमारा कॉइल है अभी। तो हम आइए देखते हैं कि हम जब इसको रोटेट करेंगे तो किस तरह से हमें जो है वो आउटपुट ईएमएफ मिलेगा, और उसके वजह से जो हमारा इस कॉइल में करंट जो है ना। तो दो सबसे पहले चीज है कि हमारा रोटेशन, ठीक है, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोटेशन आप देख लो, किसका रोटेशन, हम यहाँ पे देखेंगे कॉइल का रोटेशन। तो यहाँ कॉइल का रोटेशन इस पोजीशन पे क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन फाइंड करने का जो प्रॉब्लम है उसको हम आसानी से फ्लेमिंग के राइट हैंड जो थंब रूल है ना, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल कह सकते हो, नॉट थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल है उसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हम जो गिवन हमारा जो है फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में हम कैसे करंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। और इसको भी हमने डिटेल से बेसिक रूल एंड लॉ में डिस्कस किया हुआ है, फ्लेमिंग के दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों रूल को। तो वहां से भी आप एकदम जाके क्लियर हो। और क्यों मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा शुरुआत का जो दो तीन लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे मशीन को समझने के लिए। तो मैं तो यही आपसे बोलूंगा कि आप उसको एक बार जरूर देखें, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी जाकर देख सकते हैं, सो दैट आपके दिमाग में जो भी कुछ सवाल रहेंगे वो वहां पे क्लियर होने वाले हैं। तो ये हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ रोटेट करते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एक हमारा रोटेशन हो गया कंडक्टर का। लेकिन दूसरी चीज है कि यहाँ पे हमारे पास देखो ये इस तरह से हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से इधर लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है फ्लक्स को कट करेगा। तो देखो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, आप देख सकते हो ये पॉइंट पे हमारा फील्ड जो है वो आप देख रहे हो, है ना। वो फील्ड का डायरेक्शन आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इस पॉइंट पे, सपोज दैट ये पॉइंट हमारा ओ है, तो इस ओ पॉइंट पे आप देख रहे हो कि हमारा मोशन है अप मतलब ये क्लॉकवाइज में यहाँ पे ऐसा, है ना। क्योंकि जब ये हमारा ये कॉइल हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसकी रोटेशन, ये ए बी जो हमारा साइड है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और सी डी नीचे की तरफ जाएगा। ओके, सो इस पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा मोशन अप है और हमारा जो है फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो आप क्या करें, अपने राइट हैंड को आप स्ट्रेच करें, तीन फिंगर को, थंब, मिडिल फिंगर और फिर फिंगर को, और क्या करें आप थंब को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, थंब को मोशन की तरफ जो है, और फील्ड जो हमारा है ना, जो हमारा फोर फिंगर है उसको आप क्या करो, इंडिकेट करो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप देखना कि आपका जो मिडिल फिंगर है, जो कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे शो करने वाला है, वो कुछ जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। यही अगर हम जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इसको सपोज दैट कुछ मान लो, आप एन मान लो, इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, आप फिर से अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करें, थंब, फोर एंड मिडिल फिंगर को, और आप क्या करें, अब यहाँ क्या करें, अपने थंब को आप नीचे कर दीजिए, और जो फोर फिंगर है वो अभी भी नॉर्थ से साउथ, क्योंकि हमारा फील्ड है वो चेंज नहीं हुआ, फील्ड का डायरेक्शन सेम है जैसा पहले था। तो आप यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखने वाले हो कि हमारा जो है फोर फिंगर हमारा जो है वो किधर चला गया, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, थंब नीचे है। तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन यहाँ है वो कुछ आप देख सकते हो सी से डी की तरफ होने वाला है, सी से डी की तरफ होने वाला है। तो पॉइंट एन पे हमारा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हमने चेक किया तो क्या है, सी से डी की तरफ है। और कॉइल के मोशन की बात करोगे तो कॉइल का मोशन हमारा क्या है, यहाँ पे अगर आप कॉइल का मोशन यहाँ पे देख रहे हो तो चूंकि नीचे फोर्स लग रहा है तो सी डी क्या हुआ, नीचे जाएगा, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ए बी ऊपर आएगा और सी डी नीचे जाएगा, है ना। ए बी हमारा ऊपर जाएगा और सी डी नीचे जाएगा। और
इसी तरह से अब क्या होगा, जब ए भी ऊपर आ चुका होगा और सी डी नीचे आ चुका होगा, तो उस केस में जो 90 डिग्री का केस है वहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे, और उसकी वजह से वहां पे हमारा ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा, है ना, वहां पे ईएमएफ जीरो होगा। फिर अगेन आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारा ए जो ए बी था वो सी डी की तरफ आ जाएगा और सी डी जो है ए बी की तरफ जाएगा, और करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे करंट हमारा रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे करंट जो हमारा या फिर सॉरी ईएमएफ जो हमारा है वो एसी है, लेकिन उस एसी को जब हम यहाँ ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारा कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है उसको क्या करेगा, हमें आउटपुट जो देगा वो डीसी देगा, और उसी डीसी को हम लोग क्या करेंगे, ब्रश के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम सर्किट में यहाँ पे जो है वो हम वो सर्किट हमारा लोड है, वो हमारा होम अप्लायंस हो सकता है या फिर एक जो है इंडस्ट्री हो सकता, कुछ भी हो सकता है, और उस सर्किट में वो करंट हमारा जो है सर्कुलेट यहाँ पे करने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा जो है स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल जो है वो रोटेट करेगा, और वो जो रोटेशन के कारण से यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वो कट करेगा, उसके वजह से हम जो हमारा गिवन फोर्स है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास गिवन है फोर्स है एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, उसको अप्लाई करके हम यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके कारण से हम क्या करें, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। और हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ होगा और दूसरे हाफ में करंट का डायरेक्शन कुछ और ही होगा, है ना, दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। और चूंकि डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो जनरेटेड जो हमारा वो एसी है, बट यहाँ पे हमारे ब्रशेस है जो उसको यूनिडायरेक्शनल करके, मतलब एक तरह से उसको रेक्टिफाइड करके वो ब्रश को भेजेगा, और ब्रश हमारे यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं जो कि वो क्या करेगा, वो सर्किट को ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमने जो डिस्कस किया वो एक टर्न के लिए, इसी तरह से हमारा जो है टर्न जो है वो घूमता रहेगा, और ये जो हमारा कॉइल घूम रहा है उसके पीछे यहाँ पे हमारा शाफ्ट है, या फिर कह सकते हो कि एक प्राइम मूवर हो सकता है ना, जो कि इसको घुमाने का काम करेगा, और जैसे जैसे हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा और उस पे हमारा जो है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो इंक्रीज करेगा। और इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम निकालेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है हमारा अमाउंट ईएमएफ का वो कितना होगा, और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो तो कुछ चीज़ें तो यहाँ हमें समझ में आ गई कि वो कितना फ्लक्स कट करेगा, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है, और दूसरा है कि जिस रेट से वो फ्लक्स को कट करेगा, क्योंकि ये फैराडे ने भी क्लियर किया था, है ना, कि जो रेट से वो फ्लक्स कट करने वाला, जो डी फाई बाई डी टी की हमने बात की थी उसकी यहाँ पे, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके थे, है ना, ईजी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो कि ऑलरेडी फैराडे के जो है सेकेंड लॉ में हमने बात किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे फ्लक्स का रेट, तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा, चूंकि फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कॉइल का स्पीड इंक्रीज के करने के कारण से ये क्या होगा, फ्लक्स का रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंक्रीज करेगा। दूसरा, चूंकि हम एक यहाँ पे सिंगल कॉइल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम मशीन का कंस्ट्रक्शन या डिजाइन करेंगे तो वहाँ सिंगल कॉइल नहीं होंगे, यहाँ हमारे नंबर ऑफ कॉइल जो है, ये जो नंबर ऑफ कॉइल है वो हमारा जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, और उसके इंक्रीज करने से भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर समझ में आया हो। आप करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए खुद से भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो फ्लेमिंग का राइट रूल अप्लाई करना आपको ना आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में लिखें, और या फिर जो हमारा बेसिक रूल एंड लॉ का जो वीडियो है वहाँ पर जाकर देखें। आपकी उम्मीद करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप जरूर बताएं कि आपको हमारा जो वीडियो वो कैसा लगता है, या चूंकि वो आपका जो कमेंट होता है वो हमें मोटिवेट करता है आने वाले टॉपिक्स पे जो है वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।